अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। चलिए भाई, आज के व्लॉग की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है, वो आपने सुना होगा ना कि जिन्हें ओनू सताया उन्हें बस फिर रिक्शा ही चलाया। इस तरह की कहानियाँ तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी। लेकिन आज जो है ना, ये मिसाल साबित आती है कि जिन्हें हाफ़िज़ नू या नवाज़ शरीफ नू सताया, जिन्हें हाफ़िज़ नू, नवाज शरीफ नू या काजी नू सताया, उन्हें बस फिर रिक्शा ही चलाया। स्क्रीन के ऊपर आपको ये हस्ती नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोग इनको इनसे बड़ी अकीदत रखते हैं और जनाब आली, इनके बारे में एक बड़ा फ़ैसला आया है और इनका नाम है जी पीर ज़हीरुल हसन। अब ये जो पीर ज़हीरुल हसन हैं, इनको बड़ी सज़ा हो गई है। और कौन-सी बड़ी सज़ा हुई है और इन्होंने किया क्या था, इनका जुर्म क्या था, मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी। जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, ऑन सर्विस थे, उस वक़्त इस बंदे ने उनके बारे में कहा था कि जेड़ा बंदा काज़ी फ़ाइज़ ईसा दा सिर लिया के देगा, यानी ये पंजाबी में बोल रही हूँ कि जो भी उनका सर काट के लेकर आएगा, मैं ओनू ज़ाती तौर पे 1 करोड़ दा इनाम देंगा। मैं उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूँगा। इस धमकी के बाद इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था जिसमें इनको 10 साल और दूसरे केसेस की टोटल सज़ा मिला के 35 साल की सज़ा हो गई है। अब सोचें कि इनके पास तो शायद बोनस में भी इतनी ज़िंदगी नहीं होगी। तो 35 साल की सज़ा इनको फाइनली सुना दी है। अब रावी को मैं बस इतना ही कहूँगी कि जावे पुत्र रावी, ना कोई आवी ते ना कोई जावी। ये बेसिकली वो वाला सीन हो गया है। और जनाब आली, इनको सज़ा हो गई है। सज़ा के साथ आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो तो आप लोगों ने बताना है। मैं चलती हूँ आज की दूसरी खबर पे। वाह जी वाह! वाह जी वाह! दूसरी खबर जो है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तालियाँ बजाएँ जनाब और अपना सर पीटें, सर धुनें और देखें कि वाह वाह! क्या खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। खबर जनाब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। जहाँ पे मरियम नवाज़ रोज़ाना पंजाब की तरक्की के लिए रोज़ कोई ना कोई कहानी सोच के रखती हैं कि जनाब आज मैंने पंजाब की तरक्की के लिए क्या काम करना है। जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो वफाक की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वहीं पर माशाल्लाह से खैबर पख्तूनख्वा और कराची के अंदर जो होने वाली तरक्कियाँ हैं उनके बारे में तो आप लोग जानते हैं। लेकिन खबर में इंटरेस्टिंग बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जनाब एक बड़ा फैसला ये कर लिया है कि चर्च को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फ़ैसला कर लिया है। वाह, वाह! वाह, वाह! वाह, वाह! क्या बात है। उन्होंने फ़ैसला ये किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कि 600 अरब रुपए मालियत चर्च की जो पैदावार है, उसको फ़ाइनली कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फ़ैसला किया गया है। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो सूबे में मंशियात को आम करना चाहती है? इसका जवाब आप लोगों ने देना है। मैं चलती हूँ तीसरी खबर पे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, उनका आपको पता ना कि अफ़गानिस्तान के साथ जब से ये मामलात ख़राब हुए हैं और इन लोगों की जो मंशियात फ़रोशी और वहाँ से चीज़ें यहाँ स्मगल और यहाँ से चीज़ें वहाँ स्मगल और ख़ास तौर पे तालिबान और उनको यहाँ पे लाके बसाना और अब अफ़गानियों के इनख़ला के बाद चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दें। तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तो जनाब आप लोगों ने बताना है कि ये सही है या गलत है। मैं चलती हूँ आज की अगली खबर पे। अगली खबर जो है वो कराची के हवाले से है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरा सिंध इस वक़्त खंडर बन चुका है। कराची जो कि मेन सिटी है, जो मेन हब होना चाहिए था, जिसको आज दुबई से भी ज़्यादा तरक्की याफ़्ता शहर होना चाहिए था। हमारे पास इतना बड़ा बीच है वहाँ पर। वो कहते हैं ना कि यूँ तो तरसा हूँ मिसाली एक कतरे के लिए, ज़िंदगी के दश्त में बहता हुआ दरिया हूँ मैं। बिल्कुल समंदर के सामने जाके आपको वहाँ पे ऐसा ही महसूस होता है। ना आपके पास पीने का पानी, ना वहाँ पे सड़कें, ना वहाँ पे मतलब अमन-ओ-अमान, ना वहाँ पे कोई सहूलत। बारिश हो जाए तो पूरा कराची कचराची बन के डूब जाता है। और अगर आप समंदर पे खुदा ना ख़ास्ता चले जाएँ तो आपकी वो हालत होती है कि वॉमिटिंग होती रहती है और आप गाड़ी से ही वापस चले जाते हैं। तो जनाब आली, अब आपने सुना होगा कि एक दिन पहले जो कराची और बलूचिस्तान के अंदर ज़लज़ले के झटके आए हैं। अब ये सोचिए कि जितना पुराना और खंडर कराची हो चुका है, खुदा ना ख़ास्ता जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं ना वहाँ पे, अगर आप लोग कभी कराची जाएँ और वहाँ की सड़कों पे आप सफ़र करें, लोगों ने गैलरीज़ के अंदर भी जो है वो अपने गंदे कपड़े जो हैं वो लटकाए होते हैं और बिल्डिंग को देख के आपको लगता है ये बिल्डिंग अभी गिर जाएगी। ऐसी-ऐसी पुरानी वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं कि लोग बेचारे वहाँ पे रह रहे हैं और पिछले दिनों में ऐसा हुआ भी है कराची के अंदर। कितनी बिल्डिंग्स वहाँ पे गिरी हैं और लोगों की वहाँ पे अमवात हुई हैं, लोग मलबे के नीचे दब के मर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना कोई पूछने वाला, ना कोई मेंटेनेंस करने वाला। अब ऐसे में कराची के अंदर पिछले साल से लेकर अब तक अगर आप देखें तो मुतअद्दिद बार ज़लज़ले आ चुके हैं। इससे पहले जितनी बार भी ज़लज़ले आए हैं, उनकी शिद्दत काफ़ी कम थी, लेकिन अब की बार जो ज़लज़ला आया है जनाब, उसकी जो झटके आए हैं इसके अंदर कराची के अंदर, उसकी शिद्दत 5.2
اور گہرائی جو ہے وہ 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے. سوچئے کہ خدا نخواستہ یہ تھوڑا سا اور بڑھ گیا کسی دن زلزلہ تو کراچی شہر کے اندر کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے. سمندر کی ویوز وہاں پر آ سکتی ہیں، شہر کو ڈبو سکتی ہیں، اوپر سے ملبہ سارا نیچے گر سکتا ہے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ کراچی کو نیا کسی نے نہیں کرنا، کراچی کو رینیو کسی نے نہیں کرنا. کراچی رینیو تبھی ہونا جب خدا نہ خواستہ، مطلب میرے منہ میں خاک، میں ایسی بات کر رہی ہوں کہ جس دن یہ سارا شہر تباہ ہوگا اسی دن ان کو شاید پھر بھی خیال آ جائے، پھر بھی فنڈز کے نام پہ یہ سارے جو ہے نا گھپلے ہوں گے. بہرحال دل دکھتا ہے میرا سندھ کو دیکھ کے. اور پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کراچی کی برائی کریے. میں برائی نہیں کر رہی بھائیو، میں آپ کے حقوق کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے سیاستدانوں نے کس طرح سے آپ کو الو بنایا ہوا ہے. بہرحال آپ نے فیصلہ اس کا خود کرنا ہے. اب میں چلتی ہوں آج کی اگلی خبر پہ. اب جناب کراچی کی بات ہو رہی تھی تو آج کل بھارت والے بڑے خوش ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے نا وہ دھرندر جو فلم ریلیز ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے رحمان ڈکیت کے بارے میں اور اپنے وہ جو ساری چیزوں کے بارے میں بات کی. وہ تو خیر ایک الگ بات ہے فلم کی، لیکن بھارت سے مجھے یاد ہے کہ بھارت کے اندر کوئی بھی گندی چیز ہوتی ہے نا تو وہ بھارت سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. اور مزیدار بات یہ کہ ان کا میڈیا ہمیشہ نام لگا دیتا ہے پاکستان کا. ابھی ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا میں جو یہودیوں کے اوپر حملہ ہوا وہ جس شخص نے کیا اس کا نام پورے بھارتی میڈیا نے پہلے بتایا کہ وہ پاکستانی تھا. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ تب جب آسٹریلین وزیر اعظم آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ جناب اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور مزیدار بات یہ کہ وہ شخص جو تھا وہ نکلا حیدرآباد انڈیا کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو سانپ سونگھ گیا. اب ان کا ایک وزیر ہے جی، اس نے ایک اور گندی حرکت کر دی. وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوا تو لوگوں نے جناب پہلے تو شروع میں اس کو جو ہندو حضرات تھے انہوں نے بڑا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن حرکت ہی اتنی گندی تھی کہ اس کو ڈیفینڈ کر نہیں سکتے تھے. اب یہ جناب آپ کو اسکرین کے اوپر یہ بڈھا کھوسٹ نظر آ رہا ہے، یہ بہار ہے جی، وہاں کا ایک صوبہ بھارت کا. وہاں کا یہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کا نام ہے جی نتیش کمار. اس نے جناب حرکت کیا کی کہ یہ ایک مسلم خاتون لیڈی ہے، ڈاکٹر تھی، ان کو ایوارڈز کی کوئی سیریمنی ہو رہی تھی وہاں پہ بلایا، اور اس خاتون کو ڈسگریس کرنے کے لیے اس شخص نے پہلے اس عورت کو یہ کہا کہ جناب اپنا پردہ اتارو، اپنا جو نقاب ہے اپنا ویل اتارو. اس نے جناب ایک دم سے دیکھا، ابھی وہ بیچاری حیران ہو کے دیکھ ہی رہی تھی، اس شخص نے آگے بڑھ کے اس کے منہ سے اس کا نقاب جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے کھینچا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو وہاں کے عوام ہیں جو مسلمان ہیں، ویسے تو میں کہوں گی کہ بھارتی مسلمان نام کے ہی ہیں کیونکہ جتنا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنی چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اگر وہ آج اپنے حق کے لیے اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ ان کی تو بابری مسجد تک انہوں نے جناب وہاں پہ شہید کر دی. لیکن بہرحال اس شخص کے خلاف جو ہے اب فائنلی کارروائی کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں گورنمنٹ نے کیا. تو آپ کو لگتا ہے کوئی سزا ہوگی اس شخص کو؟ اس نے جو حرکت کرنی تھی، جو ڈسگریس کرنا تھا، جو حرکتیں کرنی تھی وہ کر چکا ہے. وہ ان کی ایک ایکٹریس ہے راکھی ساونت، اس نے بڑا مزیدار جواب دیا. ویسے تو بڑی بےہودہ سی وہ عورت ہے، بےہودہ قسم کی باتیں کرتی ہے، لیکن اس نے بڑی مزیدار ایک حرکت کی. اس نے کہا کہ بہار کے اس وزیر اعلیٰ کو کہ جس طرح تم نے اس خاتون کے منہ سے نقاب کھینچا ہے، اسی طرح اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسی حرکت کرے، تمہاری دھوتی کھینچ دے، سوچو تمہارا بھرے مجمع میں کیا حال ہو. کیا کہا راکھی ساونت نے، خود ہی سن لیجئے. سی ایم یو پی کے آپ نے کیا کر دیا؟ ایک عورت کو، ایک مسلم عورت کو آپ اس کا نقاب کھینچ رہے ہیں؟ کتنی غلط بات ہے نتیش جی، یہ آپ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس میں آتی ہوں، ہاں، اگر آپ کو ایسے پورے سرے بازار میں سب کے سامنے اگر میں ایسے آپ کے دھوتی کھینچ لوں، آپ کے چڈے کا ناڑا کھینچ لوں، کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ عورت کو ایک طرف آپ عزت دیتے ہو اور اس کی عزت اتارتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ عورت کے ساتھ ایسا اتیاچار اور ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، اسپیشلی برقعے کے ساتھ، یہ برداشت نہیں ہوگا، ہمیں نہیں ہوگا یہ برداشت. آپ معافی مانگے. اچھا جی جناب، اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے، جو آپ تک پہنچ بھی گئی ہوگی، اور وہ خبر میں نے آپ کے ساتھ اپنے بلاگ میں شیئر نہیں کی تھی کہ 26 نومبر کا جو احتجاج ہوا تھا اس میں جو سہیل آفریدی جو کہ اس وقت KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اور ان کی کابینہ کے جو رکن ہیں جی، ان کے خلاف بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، جس میں ایک رکن ہے جی مینا خان، شفیع جان، اقبال آفریدی، ان کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے. اسلام آباد کی ATC جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو کہ صوبائی وزیر ایک مینا آفریدی ہیں، اس کے علاوہ شفیع آفریدی ہیں سمیت دیگر ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جی ابو الحسنات ذوالقرنین، انہوں نے کیس کی جو ہے وہ سماعت شروع کر دی ہے، جس میں ملزمان کے خلاف
26 नवंबर के एहतजाज के ऊपर थाना रमना में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हो रहे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। आप लोगों को याद दिलाती चलूँ कि अदालत जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर के खिलाफ थाना नून का जो मुकदमा है उसमें भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है। और ये सिलसिला भी अब गंडापुर की तरह चलता रहेगा। गंडापुर के खिलाफ भी ये सब चीज़ें होती रही और एक दिन गंडापुर की का भी वजारत का खात्मा हो गया। अब इस वक्त गंडापुर कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। अब सुहेल अफरीदी जो है, इनके बारे में तो मैं आपको ये बता दूं कि इनके तो ऐसे वीडियोस भी मौजूद हैं कि जब 9 में हुआ था तो उस वक्त भी ये मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों में मुलविस थे। इनका एक वीडियो मैंने देखा था जब इमरान खान के घर पे वो जो जमान पार्क था उसके बाहर जब वो शेल्स गिराए थे पुलिस वालों के ऊपर, उस वक्त के वीडियोस भी इनके मौजूद हैं। तो बहरहाल किसी ना किसी चीज़ में तो रगड़े जाएंगे, किसी ना किसी चीज़ में तो अब वो जो -1 वाला फार्मूला है ना वो तो शुरू हो चुका है, वो तो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। अब चाहे इसको कोई माने या ना माने, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप बताइएगा। मैं चलती हूँ आज की सेकंड लास्ट खबर पे। जनाब अगली खबर पे जाने से पहले ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक नेवी के ऑफिसर नज़र आ रहे हैं और इन्होंने जनाब बड़ी खूबसूरत सी वो जो टर्बन होती है वो पहनी हुई है और सिख हैं ये। बहुत सारे लोग कहेंगे पता नहीं शायद ये इंडिया की तस्वीर है, नहीं जी पाकिस्तान की तस्वीर है। और ये जो फ़र्ज शनास किस्म के आपको ऑफिसर नज़र आ रहे हैं कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान नेवी के ये सिख ऑफिसर जिनका नाम है जी पवन सिंह, ये बेसिकली लेफ्टिनेंट कमांडर के ओहदे के ऊपर तरक्की पा गए हैं और इनके जनाब इस ओहदे के ऊपर तरक्की के लिए ना सिर्फ हम इन्हें बेस्ट विशेस देते हैं बल्कि ये इनकी पेशा वराना महारत, काबिलियत और फ़र्ज शनासी की एक ज़िंदा मिसाल है कि आप अंदाज़ा करें कि जो लोग पाकिस्तान को बदनाम करते फिरते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तो अपने माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कुछ करती है। मैं अभी कल एक हिंदू का क्लिप देख रही थी जो कि यहाँ से पाकिस्तान के थर के इलाके से माइग्रेट करके भारत चला गया उन लोगों के लालच में आकर कि वहाँ जाके पाकिस्तान को बदनाम करूँगा और इंडिया पता नहीं मुझे क्या बना देगा। और उसने वहाँ जाकर ये बयान दिया है वहाँ के मीडिया पे कि जनाब हम जब तक पाकिस्तान में थे हम खुश थे, हमारे पास तमाम बुनियादी हकूक़ थे और अब जब हम भारत में आ गए हैं तो हमारा गलत इस्तेमाल करके हमसे गलत बयानात दिलवा के आज हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये हालत होती है कि जब आप अपनी ज़मीन अपनी सरजमीन की कोई इज्जत नहीं करते। एक और बड़ी अहम खबर जो कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे चल रही है और आज मेरे घर वालों ने मुझसे कही कि आपको पता है कि ये होने जा रहा है, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये खबर इस तरह नहीं इस तरह है। इसलिए मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं कि इस खबर की हकीकत और सदाकत क्या है। ज़रा सुनिए। ये जनाब DT पंजाब DSD है जी, इन्होंने ट्वीट भी किया और इसमें ये वेरीफाइड अकाउंट है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर लिखा हुआ है बड़ी खबर, पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि फौतीदगी के ऊपर जो खाना पकाया जाता है उस रस्म के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में फौतीदगी के मौके पर खाना पकाने, तकसीम करने और दावती तकरीबात के इनेकाद के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हुकूमत का कहना यह है कि इस इकदाम का मकसद गमज़दा ख़ानदानों पर गैर ज़रूरी माली बोझ कम करना और दुख और सब्र के मौके को सादगी से मनाना है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से हिदायत जो हैं वो जल्द ज़रूरी इंतज़ामिया को जारी की जाएंगी कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उलमाए कराम, समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने हुकूमत के फैसले को खुश आइन करार देते हुए कहा है कि फौतीदगी के मौके पर दिखावे की बजाय सादगी और दुआ पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये खबर गलत है, ये फेक न्यूज़ है। ये पंजाब गवर्नमेंट से रिलेट करके इस खबर को फैलाया जा रहा है। हालांकि इस खबर को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है, लोग बड़े तंग आ गए हैं कि फौतीदगी के ऊपर एक तरफ तो घर के अंदर जो है वो बेचारा फौत हुआ शख्स पड़ा हुआ है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो देगें पक रही होती हैं और लोग खाना खा के जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इसका हकीकत से फ़िलहाल तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग बात है कि इस खबर को पजीराई मिल रही है। इस तरह तो मैं वो देख रही थी कल एक खबर के जिसमें जनाब एक शादी हुई और शादी में जनाब दूल्हे मियाँ जो हैं उनकी तरफ से जो कार्ड्स छपाए गए, उसमें कार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ था कि जनाब आप ज़रूर आइए, आके हमें जो है वो शफ़क़त से जनाब मिलिए, हमारी शादी अटेंड कीजिए, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि हम आपको खाना खिला के भेजें, तो लिहाजा हमारी तरफ से माज़रत है और हम आपको जो है वो खाना खिला के नहीं भेजेंगे। तो मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आए, उन्होंने अपने हाथ में लिफाफे जो सलामियों के थे वो पकड़े हुए थे। बाद में दूल्हे मियाँ ने जब सलामियों के लिफाफे खोले तो उसमें लिखा हुआ था कि
اسلام میں یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ جب کسی کو کھانا ہی نہ پوچھیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ سلامیوں کے لفافے دے کے جائیں. تو ہماری طرف سے بھی پیار لکھ کے نا پرچیوں کے اوپر لوگوں نے انویلپ میں ڈال کے دے دیے ہوئے تھے. تو اسے کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ. بیسیکلی آپ اس ٹٹ فار ٹیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں یہ تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. چلیے جناب یہ تھا آج کا ولاگ. باری ہے آپ لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.